हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सब लोगों का आईफस की इस शानदार और बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम एक ऐसे कैंडिडेट से मिलेंगे जिन्होंने इस गैडबी 2025 एग्ज़ाम में बहुत ही शानदार रैंक को जो है हासिल किया है। अब इनके बारे में मैं थोड़ा बताऊं तो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्टेट जिसको हम हमेशा बोलते हैं उस महाराष्ट्र से वो आती है। उसी के साथ साथ महाराष्ट्र के भंडारा डिस्ट्रिक्ट से वो हमें देखने को मिलती है। एज यूजुअल जैसे हर बच्चा छोटे समय में स्कूल जाता है वैसे ही निकिता स्कूल जाती थी, पढ़ती थी, घर आती थी, होमवर्क करती थी, फिर से अगेनली स्कूल। माँ बाप जो अपने होते हैं उन्होंने हर बार उनको सपना दिखाया, मेहनत के लिए प्रेरित किया, प्रभावित किया। फिर उसके बाद निकिता का सपना था कि आगे बढ़ के डॉक्टर बना जाए, डॉक्टर की पढ़ाई करी जाए। उसके खातिर उन्होंने नीट का एंट्रांस भी दे दिया। पहले अटेम्प्ट में क्रैक ना होने के बावजूद उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट में उसको प्रयास किया। फिर भी किस्मत में नहीं था ऐसा समझ के उन्होंने उनके साइड से तो पूरी मेहनत करी थी, जो कि आज हमें देखने को मिलता है कि ऐसे टफेस्ट एग्ज़ाम में क्वालिफिकेशन का रेट थोड़ा स्लो ही होता है। फिर निकिता ने एडमिशन्स ले लिया बीएससी बायोटेक में। फिर करते करते उनके टीचर लोगों ने जो है उनको फिर से मोटिवेट किया इन एग्ज़ाम्स के लिए। उनको जो कन्फ्यूजन था उसको दूर किया, क्लैरिटी के साथ उनको बताया कि आप स्वीट पीजी, आईआईटी जैम, गैडबी जैसी एग्ज़ाम्स को दे सकते हो। और फिर निकिता ने ठान लिया कि पढ़ना है। उन्होंने नाम सुना आईएफएस का, फिर आईएफएस के बैच में वो इनरोल हो गए। अपने मोबाइल को, अपने लैपटॉप को क्लासरूम बना लिया, पढ़ते रहे पढ़ते रहे और अंततः जो है ऑल इंडिया रैंक 7 के साथ उन्होंने इस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया है। तो ये रही है कहानी निकिता की। तो थोड़ा ब्रीफली जो है हम इस कहानी को उनके ही थ्रू जानते हैं, उनके एक्सपीरियंस को समझते हैं। और साथ ही में मेरे जो नए एस्पिरेंट्स लोग हैं उनको बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा। तो दोस्तों अंत तक जो है आपको बने रहना है। तो हेलो, हेलो। थोड़ा मैं अपने बारे में शॉर्टली इंट्रोड्यूस कीजिए निकिता हमें। अम, मेरा पूरा नाम निकिता पुरुषोत्तम कटरे है, जैसे कि ऑलरेडी बताया है। मैं मेरा नेटिव जो सिटी है वो भंडारा है। मैंने अपना 10th वहीं से किया है। बट फॉर माय 11th एंड 12th आई मूव टू नागपुर। एंड वहाँ पे मैंने अपना बीएससी भी शुरू किया। एंड रिसेंटली मैंने अपना फाइनल एग्जाम दिया है, बैचलर्स बीएससी इन बायोटेक का। और यस एंड साथ ही साथ मैंने इस एग्जाम के साथ में बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स भी दिए हैं। ओके, तो आपकी क्या रैंक रही है गैडबी में? मेरा 7th रैंक इन ओबीसी कैटेगरी। चलिए, तो पहले तो निकिता कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको। थैंक यू। मुझे ये बताइए कि इस जर्नी की शुरुआत जो है कब से हुई, या आपकी जो पढ़ाई रही है आज तक, या ये जो सपना देखा है आपने गैडबी को देने का या डिफरेंट एमएस एंट्रांसेस देने का, तो उसकी कहानी कब से शुरुआत हुई थी? आई वुड से फर्स्ट ईयर मेरे बीएससी का, क्योंकि तब आई यूज्ड टू बी लॉस्ट कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब पढ़ाई तो चलती रहती थी ऑब्वियसली, बट आई वाज नॉट श्योर कि आगे जाके किस फील्ड में जाना है, क्या बनना है। बट बाय द एंड ऑफ द ईयर वो भी आइडिया लग गया कि एग्जाम्स देने हैं, आगे का देख लेंगे बाद में। तो सबसे पहले तो फर्स्ट थिंग आई डिड वाज कि मैंने आईएफएस का कोर्स लिया था। और रिकॉर्डेड वाला लिया था, बिकॉज मेरा कॉलेज रहता था एंड आई कुडंट अटेंड द लाइव वंस। तो सुबह आई यूज्ड टू गो टू कॉलेज, प्रैक्टिकल्स, थ्योरी, एवरीथिंग। एंड घर पे आओ, थोड़ा रेस्ट करो, एंड इन द इवनिंग आई यूज्ड टू वॉच 2 lectures। एंड आई हैड अ हैबिट कि मैं अपने साइड में नोट्स, एकदम शॉर्ट नोट्स जो सिर्फ मुझे समझ सकते हैं, आई यूज्ड टू डू दैट। एंड देन रात को आई वुड, क्योंकि आई वाज वेरी प्रोडक्टिव एंड आई एम स्टिल वेरी प्रोडक्टिव इन द नाइट टाइम। तो मेरा जो भी ब्रेन एक्टिव रहता था वो इस टाइम पे रहता था। तो जितने भी टफ टॉपिक्स हैं मैं रात को फिनिश कर लेती थी।
और फिर सुबह वही वही सेम रूटीन, बट ये मेरा डेली टारगेट रहता था कि मैं नाइट टाइम सुबह के टाइम तक खींच सकती थी। आई डिडंट गेट टू स्लीप रात में, बट ठीक है, आई यूज्ड टू कंप्लीट माय नैप्स इन डे टाइम और वो बैलेंस हो जाता था। तो आपने इस तरीके से पढ़ के इस रैंक को जो है हासिल किया है। अब मुझे ये बताइए कि इंस्पिरेशंस क्या रहा था, मतलब जैसे आपने बताया कि आप लॉस हुए थे या फॉय में आपको क्या करना था, कंफ्यूजन था, तो ये मतलब ये दिक्कत क्यों आई थी, उसके पीछे कुछ रीजंस था क्या, आप बता सकते हो? हाँ, मतलब आई थिंक मैंने 7th 8th से शायद डिसाइड किया था कि आई वांट टू बी अ डॉक्टर एंड आई वांट टू गिव नीट एंट्रेंस। तो 10th के बाद में मैंने 11th 12th नीट के लिए पढ़ा, बट मेरे 12th में वेरी अनलकीली कोविड-19 आ गया, तो पूरा 12th ऑनलाइन हो गया था। ऑब्वियसली रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते थे, बट पता नहीं ड्यू टू दी आजू-बाजू का जो भी चल रहा था माहौल, उसकी वजह से पता नहीं, इट वाज़ क्वाइट डिप्रेसिंग। अ, एंड देन उसके बाद में तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक नहीं हुआ। देन इन द सेकंड अटेम्प्ट आई गॉट क्वाइट गुड स्कोर, बट इतना नहीं कि मुझे एमबीबीएस मिल सके। तो माय पेरेंट्स एंड आई वेर कंटेम्पलेटिंग कि क्या मुझे बीएमएस करना चाहिए या शुड गो फॉर बीएससी। बट देन आई वाज़ लाइक कि अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो आई वुड बेटर गो फॉर एमबीबीएस ओनली। मैं बीएससी से स्टार्ट करके हो सकता है कि मैं आगे कुछ और कर लूँ। आई इवन थॉट कि मैं एमबीए वगैरह कर लूँगी। देन बीएससी के स्टार्टिंग की ईयर में पहले-पहले पढ़ती थी मैं, जितना भी मेरा बीएससी का सिलेबस रहता था। बट ऑब्वियसली मैंने जैसे बोला कि बाय द एंड ऑफ द ईयर मुझे आइडिया आ गया था कि मुझे एक्चुअली क्या करना है। तो फिर मैं उसी को लेके आगे बढ़ी। और मुझे ये बताओ कि आपने कैसे प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया गैट बी के लिए, कैसे मतलब सेक्शन ए के लिए कैसे पढ़ा, सेक्शन बी के लिए कैसे पढ़ा? सी मेरा ऐसा है कि मेरा 11th-12th में मैथ्स नहीं था। तो आई वाज़ नॉट वेरी फोकस्ड ऑन सेक्शन ए, मतलब सेक्शन ए का मैथ्स। बट मैंने सबसे पहले गैट बी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे सारे डाउनलोड किए, एंड विदाउट रीडिंग, मतलब बिना पढ़े आई स्टार्टेड सॉल्विंग देम। तो मैंने ये नोटिस किया कि जो ए सेक्शन है, उसमें जो मैथ्स आता है दैट इज़ नॉट वेरी टफ। मतलब मेरा 11th-12th स्किप हुआ है, स्टिल मुझे वो क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे थे। तो मुझे इतना तो समझ गया कि ये 10th लेवल का है या इससे ऊपर भी है, तो यू कैन लीव 1 टू 2 क्वेश्चन्स, उतना तो होता ही है। तो आई डिड दैट कि मैंने पहले पेपर सॉल्व किए, फिर एक एनालिसिस किया कि कौन से टॉपिक्स मेरे वीक है, कौन से टॉपिक्स ज़्यादा टाइम रिपीट होते हैं। आई नोटेड देम, उनको पहले शुरू किया। गैट बी का अलग से सिलेबस भी निकाला था। आई यूज्ड टू टिक एवरी टॉपिक जो हो रहा था धीरे-धीरे और ऐसे रोज़-रोज़ डेली टारगेट कि आज के 5 टॉपिक्स तो हो जाने चाहिए। बट आई स्टार्टेड फ्रॉम आई थिंक बायो। सेक्शन ए के लिए मैंने आई थिंक आई स्टार्टेड हाँ, एक और चीज़ है कि सेक्शन ए के लिए आई स्टार्टेड फ्रॉम सेकंड ईयर। व्हेन आई वाज़ इन द सेकंड ईयर ऑफ माय बैचलर्स, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स बहुत सिंसियरली देखती थी। क्योंकि मेरा फिज़िक्स नहीं था, और अभी भी मुझे केमिस्ट्री है, बट इट इज़ नॉट दैट इन डीप इन माय बैचलर्स। तो मैंने सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे, खुद के बहुत क्विक नोट्स बनाए, ताकि टाइम आने पे गैट बी के टाइम पे या फिर कोई दूसरे एंट्रेंस एग्ज़ाम के टाइम में मैं सिर्फ़ वो नोट्स देख के जाऊँ। सो आई डिड दिस फॉर सेक्शन। बहुत ही बेहतरीन। अब मुझे ये बताइए कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन, मॉक टेस्ट कैसे लगाते थे आप? अम एक्चुअली मैंने पहले आई टोल्ड यू जैसे कि मैंने सारे प्रीवियस ईयर किए थे। उसके बाद में जब ये खत्म हो जाते थे, देन आई यूज्ड टू गिव द मॉक टेस्ट। और जो हर लेक्चर के साथ में जो एक डीपीपी होता है, आई यूज्ड टू सॉल्व दैट द सेम डे। मैंने लेक्चर देख लिया, मैंने वो सॉल्व भी कर लिया। आई यूज्ड टू डू दैट, तो वो ईज़ी हो जाता था। बहुत ही लाजवाब। और मुझे ये बताइए कि एग्ज़ाम हॉल में
100 सवालों में 60 सवाल ढूँढने की क्या स्ट्रैटेजी रही? कैसे ढूँढा आपने 60 सवालों सेक्शन बी में से। हुँ, तो आई स्टार्टेड फ्रॉम सेक्शन बी, सेक्शन ए मैंने बाद में सॉल्व किया था। तो सेक्शन बी के 100 क्वेश्चंस में से मैंने एक्चुअली मैंने नहीं काउंट किया कि मैं कितने सॉल्व करते जा रही हूँ, आई जस्ट सॉल्व। मैंने बस सॉल्व किए एंड देन आई काउंटेड कि मैंने कितने अटेम्प्ट किए हैं। सपोज मैंने 65 कर लिए तो मैंने 5 ऐसे हटाए हैं वहां से। एक्चुअली आई अटेम्प्टेड 60 क्वेश्चंस, टोटल 60 किए थे बिकॉज 40 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मिले थे। तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि चलो 100 में से 60 तो ला ही सकते हैं, अगर गलत हो भी गए तो ज्यादा नहीं हो गए फिर भी। तो आई अटेम्प्टेड 60 क्वेश्चंस। अगर मैंने 65 कर लिए हो गए तो 5 ऐसे क्वेश्चंस हटा दिए जो मुझे 50-50 लग रहे थे। ऐसे मैंने सिर्फ श्योर वाले 60 रखे। अच्छा, बहुत ही लाजवाब। मुझे ये बताओगे सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे फ़ेवरेट यूनिट कौन-सी रही है आपकी? आई थिंक इम्यूनोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उसके बिहाइंड कोई रीज़न्स रहा है? इम्यूनोलॉजी का एक अच्छा रीजन है कि आई थिंक इम्यूनोलॉजी एक ऐसी चीज है ना, एक ऐसा एरिया है जो हमेशा एक्सपांड होते रहेगा। तुम कभी उसको ऐसा नहीं देख सकोगे कि ये रुक गई है। जैसे वैक्सीन से पकड़ लेते हैं, इट कम्स अंडर इम्यूनोलॉजी, राइट? तो वैक्सीन तो बनती ही रहती है, बनती ही रहती है, क्योंकि नई नई बीमारी आती जा रही है। तो इट काइंड ऑफ नो मेक्स मी क्यूरियस कि पता नहीं कितनी बीमारी आने वाली है आगे जाके। कुछ इन्फेक्शियस होती है, कुछ नॉन इन्फेक्शियस होती है। वैसे तो हमारे वाले टाइम पे हम लोग बस ऐसी इन्फेक्शियस डिसीजेस का वो बनाते हैं, वैक्सीन बनाते हैं। बट हमारे पास में इतना दिमाग है और इतनी टेक्नोलॉजी भी है कि शायद हम लोग ऐसी वैक्सीन बना पाए जो कैंसर को हद तक कंट्रोल कर ले। और शायद ऐसी वैक्सीन बना पाए जो पर्सनलाइज्ड हो। पर्सनलाइज्ड मतलब किसी एक इंसान के लिए बस वो स्पेसिफिक हो, तो उसको एलर्जी भी नहीं होगी उस वैक्सीन से, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। और आई थिंक मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा था, वेरी इंटरेस्टिंग, कि तुम जैसे कि एआई रहता है, अभी एआई का वो चल रहा है, राइट? एज चल रहा है। तो आगे जाके क्या पता हम लोग एआई से, क्या पता नहीं एक्चुअली कर सकता है, एआई कैन डिटेक्ट कि किस चीज की वजह से बीमारी हो रही है। और अगर हम लोग कोई वैक्सीन नया बना रहे हैं और हम किसी के बॉडी में डाल रहे हैं, तो हो सकता है ना, अब किसी इंसान पे टेस्ट नहीं करेंगे तो हम लोग एनिमल्स पे टेस्ट करते हैं। बट व्हाट इफ हम लोग एआई को ये काम दे देते हैं कि हमने तो बना दिया है, नाउ यू चेक कि ये वैक्सीन सेफ है या नहीं है। अगर उसी ने हमको बता दिया तो ना हमारे एनिमल्स मरेंगे ना हम लोग मरेंगे। सो दिस इज माय वे ऑफ गोइंग टुवर्ड्स इम्यूनोलॉजी। बहुत इंटरेस्टिंगली आपने चीज़ों को बहुत क्लैरिटी के साथ पढ़ा है, समझा है और अब फ्यूचर के जिस डायरेक्शंस में आप बोल रहे हो वो बहुत क्लैरिटी से आप आगे बढ़ रहे हो, उसमें कोई भी मतलब गहरा दोहराई नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स है, आपके जूनियर्स होंगे, आपके दोस्त होंगे, तो उनके लिए क्या सजेशंस देना चाहोगे? आई वुड सजेस्ट कि ज़्यादा टेंशन लेके नहीं पढ़ना है। मतलब मैंने भी आई रिमेंबर पहले एग्ज़ाम का पेपर हुआ तब आई वाज़ ऑल्सो स्ट्रेस्ड कि क्योंकि वो फ़ेब में ही हो गई थी। और फ़ेब के टाइम तक के तो वी आर ऑलमोस्ट लाइक सिलेबस कंप्लीट होगा, नहीं होगा। आई थिंक एग्ज़ाम के टाइम तक मेरा 80%, 80 टू 85% ही हुआ था कवर सिलेबस, क्योंकि मेरे उसके पहले सेमेस्टर्स चल रहे थे, तो आई वाज़ बिज़ी इन दैट ऑल्सो। तो मैंने 80-85% कंप्लीट किया। स्टिल जैम में आई गॉट क्वालिफाइड, बट ऑब्वियसली मेरा रैंक उतना अच्छा नहीं आया। फिर उसके बाद में जितना भी मैंने 80-85% कंप्लीट किया था उसको 100% कंप्लीट किया जब जैम हो गई। तो यू शुड ऑल्सो डू दैट कि पहले कोई टेंशन नहीं लेना, जितना सिलेबस कवर हो रहा है उतना करो। उसके बाद में नहीं हो रहा है तो उसके बाद में और करने का ट्राई करो। कीप रिपीटिंग दिस स्टफ, वही चीजें करो। एक जब सारी चीजें खत्म हो जा रही है तब। तो जब नेक्स्ट टाइम सीयूईटी आया इट वाज वेरी इजी फॉर मी। आई गॉट गुड स्कोर इन सीयूईटी एज वेल। और फिर उसके बाद में लास्ट में हमारा गैट भी हुआ था। तो आई रिमेम्बर गैट बी में बायो इन्फॉर्मेटिक्स ही एक ऐसा टॉपिक था बायो का जो थोड़ा अलग था, जो जैम में और सीयूईटी में नहीं दिखा था उतना।
तो मैंने स्पेशली 2 या 3 दिन पहले बायो इन्फॉर्मेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स देखे थे, यूट्यूब से या फिर कहीं से भी जहाँ से मिल गए मुझे, एकदम शॉर्ट में 2x की स्पीड पे कि अभी इतना दिमाग में आएगा नहीं बट इतना तो कर लेते कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। एंड लकीली क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर भी देखे थे, आते ही है बायो इन्फॉर्मेटिक्स पे क्वेश्चंस। तो इस साल भी क्वेश्चंस आए एंड आई वाज एबल टू सॉल्व देम। तो आई वुड सजेस्ट कि तुम लोग ऐसी स्ट्रैटेजी यूज करो जिससे तुम लोग टायर्ड नहीं फील कर रहे हो। मतलब अपने हिसाब से करो सब कुछ, दिन में आखिरी में कुछ बच जाता है तो वीक का एक दिन ऐसा डिसाइड करो जहाँ पे तुम ज्यादा मेहनत कर रहे हो। दैट्स इट। तो बहुत अच्छे से और बहुत क्लैरिटी से आपने सारी चीज़ों को बताया है। तो थैंक यू सो मच निकिता फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी विद अस, एंड आपको बहुत सारी शुभकामनाएं पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आपके फ्यूचर के ब्राइट के लिए। थैंक यू। थैंक यू।